हम लोगों का टेस्ट सीरीज का जो डिस्कशन क्लास जारी है 10+2 लेवल के लिए। और इसमें अभी तक में हम लोगों ने 10 सेट का डिस्कशन कर लिया। आज हम लोग 11वां सेट का डिस्कशन करेंगे। आइए 11वां टेस्ट डिस्कशन क्लास में आप सभी लोगों का मुकेश सर की तरफ से स्वागत करते हुए मैं काम स्टार्ट करता हूं आज फिर से। और आज का जो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है मैथ पेपर का 51 नंबर क्वेश्चन का, वो देखिए कहता है कि x + 1/x = 2 है। ये केवल ध्यान रखना है कि x + 1/x = 2 अगर देगा तो x के पावर में कुछ भी दे दे आगे, उसका वैल्यू हमेशा 2 लिखना है। जैसे अब दे दिया आपको x पे पावर 100, तो x पे पावर 100 + 1/x पे पावर 100 इज इक्वल टू, ये हम लोग लिखेंगे तो x + 1/x 2 है, तो इसका मान x के पावर में कुछ भी दे हमेशा 2 लिखना है। एक तो डायरेक्ट आप ऐसे याद रखेंगे। क्यों रखते हैं इसके लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो x होगा और यहाँ x² + 1 = 2x आ जाएगा। और यहाँ हम लिख सकते हैं x² - 2x + 1 = 0। और तब यहाँ से देखिए ये x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 होगा, तब x बराबर यहाँ से देखिए 1 आ जाएगा। और 1 के पावर में कुछ भी रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। इसलिए हम लोग हमेशा इसका आंसर 1 + 1 ये 2 लिखेंगे। और 2 जो है आपके विकल्प नंबर 1 में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, तो आंसर हम लोगों का 51 का हो गया ए। 52 नंबर में चला जाए तो एक देखिए है √5, फिर 4 करनी में 3 है। ये आपका देखें तो √5 है और यहाँ 4 और करनी में देखिए ये 3 दिया हुआ है। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो 2 और करनी में 5 है, 2 और करनी में देखिए यहाँ 5 दिया हुआ है। और फिर उसके आगे देखा जाए तो आपका 3 और करनी में 7 दिया हुआ है, यहाँ 3 है और फिर देखिए करनी में ये 7 लिखा हुआ है। और हमको पूछा गया है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। काम तो यहाँ ढेरों टाइप से किया जा सकता है, लेकिन इसमें केवल ये देख लें, यहाँ 5 है और जबकि यहाँ 2 है, तो इसमें यहाँ अंदर में बड़ी संख्या है और बाहर में ये करनी के अंदर छोटी संख्या है। जबकि इन सभी में देखें तो अंदर में छोटा है और ये बड़ा है, तो अंदर में छोटा और ये बड़ा रहेगा, तो उसका रिजल्ट हमेशा ही छोटा होगा। तो ये दोनों तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन अब ये 4 और 3 है और यहाँ 5 और 2 है। 5 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो 5 का वर्गमूल कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ विशेष काम करने का प्रोसेस लगाने का भी जरूरत नहीं है। 5 का वर्गमूल 2 पॉइंट समथिंग होगा, जबकि 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग ही होगा। यानी ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो आंसर हो गया सबसे बड़ी संख्या इज इक्वल टू √5। डाटा के अनुसार और भी तरीका यहाँ क्वेश्चन देने का है, जहाँ कि आप करनी के डाटा को इक्वल करके काम करते हैं, लेकिन यहाँ उसका जरूरत ही नहीं है। केवल ये देख लेना था ये छोटा और भी ये बड़ा, ये छोटा और ये बड़ा, जबकि यहाँ ये बड़ा और ये छोटा, तो ये दोनों तो ऐसे ही छोटा हो गया। इसका घनमूल 1 पॉइंट समथिंग, इसका वर्गमूल 2 पॉइंट समथिंग, तो वो बड़ा हो गया। आंसर डायरेक्ट हम लोग लिखे √5 और √5 जो है विकल्प सी में, तो आंसर लिखेंगे सी नंबर। 52 के बाद देखें 53 नंबर में। 53 देखिए कहता है ए 15% लाभ पर कोई वस्तु को बी को बेचता है, बी सी को 10% हानि पर बेचता है, सी इतना रुपया का भुगतान किया। ए का क्रय मूल्य निकालना है, तो ए 15% लाभ और बी 10% हानि। तो अगर ए का क्रय मूल्य हम लोग x ले लें, 15% लाभ के लिए 115/100 लिखेंगे, फिर 10% हानि के लिए 90/100 लिख लेंगे, या 9/10 जो भी आपको आसान लगे वो लिख लें। और आपको दिया हुआ है 517.50 517। अगर आप देखें तो ये 0 0 तो एक कैंसिल ही कर लेंगे, फिर यहाँ से एक 0 तो ये 0 गायब हो जाएगा और हो जाएगा। 9 से भाग लगाएं इसमें, 9 × 5 = 45, 6 और 7 67 होगा। तो फिर 9 से भाग लगा रहे हैं, 9 से 63, फिर 9 × 5 = 45, 115 से इसमें भाग लगाएंगे तो ये 5 बार में हो जाएगा। x का मान निकालेंगे, 5 × 100 कर लेंगे, 5 × 100 देखिए 500 रुपया हो जाएगा। और ये 500 जो है आपके विकल्प ए में है, तो 53 का आंसर हो गया ए। 53 के बाद चलें 54 नंबर क्वेश्चन में। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को दे रहा है
कहता है राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दे दिया, शेष का 10% एक बैंक में जमा कर दिया। अब उसके पास इतना रुपया बचा हुआ है। यही क्वेश्चन देखिए है कि 4% चैरिटी को दे देता है। राम के पास अगर मान लें x रुपया है, 4% चैरिटी 96%, तो लिख लेंगे 96/100। फिर शेष का यानी 96/100 का देखिए 10% बैंक में जमा कर देगा तो बचेगा 90%। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 90/100 और इज इक्वल टू कर लेंगे। बचा हुआ है अब उसके पास 8640, तो लिख लीजिए 8640। ये कैंसिल करने वाली बात है केवल, यहाँ से 0 चाहिए, 0 कैंसिल कर लेंगे। 9 चाहिए, कैंसिल करेंगे। 9 9 81, 5 और 4 54 होगा, तो 9 6 54 हो जाएगा। 96 96 देखिए कैंसिल ही हो जाएगा। x बराबर देखें 100 गुना 100 कर लेंगे, आंसर 10,000 रुपया हो जाएगा, जो कि आपके विकल्प डी में है। 54 का आंसर लिखेंगे डी। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन में 55 देखिए कहता है एबीसी व्यापार में साझेदार हैं। ए का लाभांश का 1/3, बी के लाभांश का 1/4 और सी को शेष 5,000 रुपये का लाभ हुआ। तो ए को मिला है 1/3 और बी को मिला है 1/4, यानी ए प्लस बी का अगर लाभांश देखा जाए तो 1/3 प्लस 1/4 कर लेंगे। देखें 5/12 हो जाएगा, सी बराबर 5/12 कर लेंगे। और सी का लाभांश तो देखिए क्वेश्चन में दे ही रखा था, सी का लाभांश था 5,000 रुपया। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से 5/12 और बराबर में लिख लेंगे देखिए 5,000 रुपया। और निकालना था हम लोगों को ए का लाभांश। ए का लाभांश अगर देखें ए को कितनी आता है, ए को मिला था लाभांश का 1/3। तो यहाँ से अगर टोटल लाभ आप निकालना चाहें तो ये देखिए आपका 1 बराबर अगर करेंगे तो ये 12,000, 5 से ये कटेगा देखिए 1,000 बार में, और 1,000 बार में अगर कटा तो ये 12,000 हो गया, यानी टोटल लाभ 12,000 हुआ है। लेकिन आपको ए का निकालना है तो 12,000 का 1/3 कर लेंगे, और 12,000 का 1/3 देखिए 4,000 रुपया हो जाएगा। तो आंसर हम लोगों का 4,000 रुपया हो गया, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। तो आंसर आप बनाएंगे सी को। 55 के बाद अब अगर बढ़ा जाए तो हम लोग चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को दे रहा है, r अर्धव्यास वाले किसी गोले को 4 एक समान भागों में विभक्त किया गया है। तो चारों भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला को अगर आप 4 बराबर पार्ट में बांटते हैं तो इस रूप से देखिए यहाँ 2 पार्ट में ये बंटता है। तो 2 पार्ट में जब बंटेगा तो एक सर्किल इस गोला के लिए होगा और एक सर्किल इस गोला के लिए होगा, यानी 2 सर्किल बनेगा। फिर यहाँ आप ऐसे अगर कर देंगे तो एक सर्किल इधर, एक सर्किल इधर, 2 सर्किल बनेगा, यानी 4 सर्किल उसमें ऐड होगा। तो टोटल एरिया कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो ये सभी में पहले पूरा गोला का देखें तो 4πr² है, और प्लस में करेंगे एक सर्किल इधर होगा, एक सर्किल इधर, फिर एक सर्किल ऊपर, एक सर्किल नीचे, तो फिर सर्किल का एरिया πr² होता है, तो फिर 4πr² हो जाएगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो 8πr² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपको यही चीज निकालना था, टोटल सरफेस एरिया, चारों भागों का टोटल सरफेस एरिया 8πr² हो गया, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो आंसर बनाएंगे सी को। 56 के बाद 56 नंबर में चलें। 4,000 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष के CI और SI का अंतर निकालना है। तो अंतर के लिए डी के लिए देखिए फार्मूला आ जाता है P × R/100 का स्क्वायर। 2 साल वाले के लिए ये फार्मूला हमेशा ध्यान में रखेंगे, अक्सर इस पे क्वेश्चन मिलेगा, और आगे हम डायरेक्ट इसका आंसर भी लिखा करेंगे। तो फार्मूला ध्यान में रखेंगे। आ जाए तो मूलधन देखिए दिया हुआ आपको 4,000, तो यहाँ हम लोग P के लिए देखें लिखेंगे 4,000 इंटू रेट आपका दिया हुआ है 5%, तो 5/100 कर लेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे। ये 4,000 हुआ गुना 1/400 हो जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो 10 रुपये हो जाएगा, और ये 10 जो है विकल्प ए में है, तो आंसर ए लिखेंगे। 57 के बाद चलें 58 नंबर में। कहता है ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। तो 60% अधिक कुशल अगर होगा
तो ये अनुपात भी अगर निकालेंगे तो ये 100 और 160 हो जाएगा, यानी रेशियो देखा जाए तो 5:8 आ जाएगा। तब ए दिया हुआ था निकालना, उसी कार्य को बी कितने दिनों में करेगा। तो ए का टाइमिंग देखिए हम लोग को दिया हुआ था 12 दिन। तो M1 बराबर M2 से काम करें तो 5 गुना 12 बराबर में 8 गुना D2 कर लेंगे। 4 से ये 3 बार में, ये 2 बार में, तो D2 बराबर 15/2 कर लेंगे। आंसर 7.5 डे हो जाएगा। तो आंसर लिखेंगे 7.5 दिन, 7.1/3 2 दिन। और ये आपको दिया हुआ है विकल्प बी में, तो आंसर बनाएंगे बी को। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन में चलें। 59 देखिए 9.5 इंटू 0.0085 0.0085 और इंटू में फिर देखिए दे रहा है हम लोगों को 18.9 और फिर देखिए हम लोगों को बटा दे दिया है और यह है 0.0017 और फिर इंटू में करेंगे 1.9 इंटू 2.1। सबसे पहले पॉइंट का काम कर लें। यहाँ 1 अंक, यहाँ 4 अंक, यहाँ 1 अंक, यानी ऊपर में टोटल 6 अंक है। नीचे देखें 4 1 5 1 6 है। डेसिमल आपस में कैंसिल हो गया, उसका काम करने का जरूरत नहीं है। 21 से ये कैंसिल करेंगे 9 बार में, 19 से ये कैंसिल करेंगे 5 बार में, 17 से ये कैंसिल करेंगे 5 बार में। 5 गुना 5 25 और गुना 9 लिख लेंगे। 25 गुना 9 करेंगे तो ये 225 हो जाएगा। तो आंसर आप बनाएंगे 225। आपको चाहिए था इसका वर्गमूल, तो 225 का वर्गमूल के लिए देखिए इसको ऐसे कर लेते और तब यहाँ देखिए ऐसे हो जाता और 225 का वर्गमूल है 15, ये तो आपको पता ही है। तो आंसर हो गया 15। 59 का आंसर हम लोग लिखे। इसके बाद बढ़ा जाए तो अब 60 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 60 देखिए कहता है √7 माइनस √5 √5 माइनस सबसे बड़ा का, ये आपको पता है। ऐसे क्वेश्चन में जब आपका डिफरेंस सेम हो, 7 और 5 में डिफरेंस 2 का, 5 और 3 में डिफरेंस 2 का, 9 और 7 में डिफरेंस 2 का, 11 और 9 में डिफरेंस 2 का, डिफरेंस अगर सेम होगा तो सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे छोटा रिजल्ट देखेंगे, सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे बड़ा रिजल्ट देखेंगे। तो बताएं यहाँ अगर सबसे बड़ी पूछा गया तो सबसे छोटा देखना है। सबसे छोटा कौन है? √5 माइनस √3। तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे √5 माइनस √3 और ये आपके विकल्प बी में है, तो ऐसा लिखेंगे बी। इसी में अगर पूछा जाता सबसे छोटी संख्या कौन है तो सबसे बड़ा रिजल्ट देखते। सबसे बड़ा रिजल्ट आपका यहाँ होता है 11 और 9 का, तो आंसर लिखा था √11 माइनस √9। ये आपका बी में दिया हुआ है, तो आंसर बी हो गया। अब चलें 61 नंबर क्वेश्चन में। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5 का वृद्धि होता है और 5% की कमी भी होता है। तो वार्षिक वृद्धि अगर देखा जाए 2.5 पाया, 0.5 कम हो गया, यानी फाइनली वृद्धि 2% का है और 2 बार काम कर लेना है। तो कुल प्रतिशत वृद्धि अगर देखा जाए तो हम लोग लिखेंगे 2 + 2 और माइनस में कर लेंगे 2 × 2/100%। अब यहाँ ये प्लस कर लेंगे, वृद्धि है ये दोनों जगह। अब ये देखें तो 2 2 4 हो गया और प्लस में 4/100 तो 0.04 हो गया। तो आंसर हम लोग लिखेंगे 4.04%, जो कि आपके विकल्प बी में है। तो 61 का आंसर हो गया बी। 61 के बाद अगर चला जाए तो अब हम लोग चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ देखिए कहता है किसी परीक्षा में 72% परीक्षार्थी जीव विज्ञान, 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी जीव विज्ञान गणित में से कम एक विषय लिया हो, यानी 100% विद्यार्थी ने कोई न कोई सब्जेक्ट लिया, तो टोटल विद्यार्थी की संख्या देख के 100 ले लेते हैं। इज इक्वल टू नंबर ऑफ ये यूनियन भी 100 हो गया। 72% जीव विज्ञान है तो यहाँ 72 कर लेते हैं। फिर प्लस कर लीजिए, गणित के पेपर में 44 है तो प्लस में 44 कर लेते हैं और दोनों वाला को यहाँ घटाया जाएगा, माइनस किया जाएगा, तो यहाँ हम लोग -x कर लेते हैं। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए 4 2 6 हो जाएगा, 100 ये घटेगा तो यहाँ हम लोग 6 लिखेंगे। 7 4 11 में 10 घट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 16% विद्यार्थी जो है दोनों सब्जेक्ट को चुना है, ऐसा हम लोगों ने निकाल लिया।
अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 40% दोनों लिया है, तो 40% लिया है तो 16% इज इक्वल टू कर लेंगे 40। टोटल संख्या आपको निकालना है तो 100% लिखेंगे, तो 40 और बटे में 16 और गुना में 100 कर लेंगे। 4 से ये कैंसिल करें 10 बार में, 4 से ये 4 बार में, 4 से ये 25 बार में, आंसर हो गया 25 गुना 10 250। तो आप लिखेंगे 250 जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है, तो 62 का आंसर लिखे हैं सी नंबर। 62 के बाद चला जाए 63 नंबर में। 63 देखिए कहता है हम लोगों को a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 दे रहा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है बराबर में आपका देखिए 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है, और तब आपको a अनुपात b अनुपात c पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन में बस ये चीज़ ध्यान देना है कि ये अगर 1/3 है, यहाँ देखें इसको अगर हम लोग इक्वल कर लेते हैं, यानी ये 1/3 बराबर बराबर बांट के पहले इसको चेक कर लें। इसको अगर देखिए जोड़ेंगे तो ये हमको रिजल्ट देगा 1, और यहाँ अगर देखें तो 1/3 इंटू 1/3 तो 1/9 होगा, तो ये 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 3/9 आएगा। 3/9 का मतलब 1/3 हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ से अगर देखा जाए तो ये बराबर b बराबर c हो गया, या ऐसी कोई अनुपात b अनुपात c बराबर आप बराबर बराबर डाटा है तो उसको 1:1:1 लिखा जा सकता है। तो आंसर हुआ 1:1:1 जो कि आपके विकल्प सी में है, तो आंसर लिखेंगे सी नंबर। 63 के बाद चले 64 नंबर में। 64 नंबर देखिए कहता है लंबवृत्तीय बोलन ए का अर्ध गोले के परिगत इस प्रकार है कि आधार उभयनिष्ठ है। लंबवृत्तीय बेलन और हम लोगों का दे रहा है एक अर्धगोले, अर्धगोला अगर बना है तो ये देखिए ये हम लोगों का अर्धगोला हो गया, और बेलन यहाँ ऐसे करते हैं जो इसमें पूर्णतया फिट इसमें बैठ जाता है, यानी ये देखिए ऐसा शेप हो गया। यहाँ अगर आर कर लेंगे तो ये आर हो जाएगा, और अर्धगोला का यहाँ देखा जाए तो ये रेडियस होगा, और रेडियस जो है वही बेलन का हाइट का काम करने लगा, यानी आर हो जाएगा। हमको निकालना है उसके आयतन का रेशियो। तो पहले देखिए यहाँ बेलन आपको दिया हुआ है, बेलन एक अर्धगोले के परिगत किया जाता है उनके आधार। तो बेलन पहले हम लोगों का दिया, बाद में अर्धगोला दिया, तो अनुपात अगर निकालते हैं तब अनुपात बराबर लिख लें। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच के बदले भी आप आर का यूज करेंगे तो आर कर लें, और अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये ऊपर में देखें तो पाई आर क्यूब तो कैंसिल ही हो जाएगा। रेशियो हम लोगों का 3:2 आ गया, यानी बेलन और अर्धगोला का जो रेशियो होगा आयतन का वो 3:2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपको जो ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन में 2:3, तो वहाँ पहले जहाँ रेशियो पूछा गया था कौन पहले कौन बाद वैसा नहीं मेंशन किया गया था, इसीलिए कहीं भी रेशियो में 3:2 दिया नहीं है। 3:2 नहीं दिया है तो हम लोग इसी को चाहते तो 2 और 3 लिखते, लेकिन 2 किसके लिए आएगा अर्धगोला के लिए, 3 किसके लिए आएगा बेलन के लिए। अगर ये दोनों ऑप्शन में रहता तब हम लोग इसको आंसर बनाते, क्योंकि वहाँ पहले कौन लिखा हुआ था बेलन, तो वो आंसर हमारा हो जाता। चलें 65 नंबर में चलते हैं हम लोग। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में। 65 नंबर क्वेश्चन में देखिए बढ़ा जाए, कहता है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता है। सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता है, तो उस कार्य को पूरा करने में
अकेला बी कितने समय लेगा। ए और बी मिलकर 12 दिन में करता है। साथ ही साथ सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है। सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, यानी ये अगर 2 दिन में कोई काम को समाप्त करेगा, सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, तो इसका मतलब देखिए ए अनुपात सी बराबर कार्यक्षमता का रेशियो अगर लिखा जाए, एफिशिएंसी का रेशियो लिखा जाए, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं दुगना अच्छा कार्य करता है, यानी वो अगर एक काम करता है तो सी जो है, ये सी अगर एक काम करता है तो ए जो है वो 2 गुना काम कर देगा, यानी 2 काम कर देगा, यानी टाइम उसका आधा लगेगा। आप इसको डायरेक्ट टाइम से रिलेट कर सकते हैं। मान लेंगे अगर समय का रेशियो देखिए लिख भी देते हैं, समय का अनुपात अगर देखा जाए और सी का, तो देखिए ये हो जाता है 1 और अनुपात में हो जाता है 2, यानी इसको अगर लगेगा 2t दिन तो इसको लगेगा t दिन। अब यहाँ से आप b को रिलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। ए और बी मिलकर 12 दिन में कोई काम अगर करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/12 कर लेगा, या नहीं तो फिर यहाँ से रिलेट करके भी आप कर सकते हैं। ए का देखिए ये कितना दिया हुआ है, t दिन दिया हुआ है, और ए का जब t दिन दिया हुआ है तो यहाँ से आप रिलेट करके निकालें। ए और बी के बारे में कहा कि ए और बी मिलके 12 दिन में करता है, तो ए और बी मिलके 12 दिन में करेगा, तो ए और बी यहाँ पर तो कार्यक्षमता तो दिया नहीं है। ए और बी 12 दिन, तो 1 दिन में 1/12 काम करेगा, ए का काम उसमें घटा दें तो 1/t घटा देंगे, तो ये निकलेगा बी का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम। उसी प्रकार अब दूसरे में चलें तो बी और सी मिलके 15 दिन में पूरा करता था, तो बी और सी का 1 दिन का काम निकालेंगे, 1/15 आएगा, और सी का देखिए यहाँ से 1/2t लिख लेंगे। ये भी बी का 1 दिन का काम, ये भी बी का 1 दिन का काम, यहाँ हम लोग बराबर कर लेंगे। अब ये भी इसको इक्वेट कर लें, एक साइड ले आए, इन सभी को एक साइड अगर ले आते हैं आप, तो इसमें हम लोगों का t को इधर कर देंगे, तो देखिए 1/t और माइनस में हो जाएगा 1/2t, और बराबर में तब लिखेंगे 1/12 और माइनस में 1/15 लिख लेंगे। यहाँ एलसीएम आपका देखें 2t हो जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 12×15 देखिए 60 है, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 से इसको 30 बार में कैंसिल कर सकते हैं। 30 का वैल्यू पूछा गया तो 30 दिन। अगर हमको पूछा जाता है ए अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेता है, तो ये अकेले के लिए आंसर लिख लेते 30 दिन, लेकिन क्वेश्चन में हमको कह रहा है बी कितने दिनों में करेगा, तो ये अगर 30 दिन में करता है, या तो आप यहाँ या यहाँ t का मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप जानते हैं कि a + b अगर हम लोगों का 12 दिन दिया तो 12 × 30, 30 में 12 को घटाएगा 18, 6 से कैंसिल करें 5 बार में, 6 से 3 बार में, 3 से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर देखिए 4 × 5 20 दिन हो जाएगा, तो बी अकेले उस काम को 20 दिनों में कर लेगा, जो कि आपके विकल्प डी में है, तो आंसर हम लोग यहाँ डी लिख लेंगे। 65 के बाद 66 नंबर में चलें। 66 से 70 देखिए कि हम लोगों को पाई चार्ट दिया हुआ है, जिसमें दे रहा है 2010 में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर व्यय को दर्शाया गया है। कहता है 10 में परिवार की कुल आय 1,50,000, आवास और परिवहन पर किए गए व्यय का अंतर। आवास में अगर देखें तो 15% है, और परिवहन में अगर देखा जाए तो 5% है, तो 15% में 5% को घटा देंगे 10% हो जाएगा, तो 1,50,000 का 10% आपको निकाल देना है। 10% निकालेंगे अगर, तो ये परसेंट के कारण देखिए 00 कैंसिल ही हो जाएगा, आंसर आपका 15,000 रुपया हो जाएगा, और ये 15,000 ए में दिया हुआ है, तो आंसर आपका हो गया ए। 66 के बाद अब चले 67 नंबर क्वेश्चन में। 67 कहता है परिवार द्वारा किस मद पर भोजन के सिवाय सर्वाधिक व्यय किया गया। भोजन पे आपका 23% है, 23% से ज़्यादा कहाँ है ये देख लेना है। 23% से ज़्यादा तो एक भी डाटा है नहीं, तो अब मिला के अगर देखा जाए, तो मिला के अगर देखें तो भोजन पे आपका 23% है, और 10% 15% अन्य में आपका 20% है। कहता है परिवार द्वारा किस मद पर भोजन के सिवाय
भोजन के सिवाय करने का मतलब हुआ भोजन को छोड़कर सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ है। तो भोजन को छोड़ दें यानी तैश को छोड़ दें तो सबसे बड़ा डाटा जो उपलब्ध आपके पास है वो 20% और 20% जो है अन्य मदों पे है। तो आंसर हम लोगों का हो गया अन्य मद। और अन्य मद वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको दिया हुआ है सी में, तो आंसर बना लेंगे सी को। 67 के बाद 68 नंबर में देखें। 68 देखिए कहता है परिवार की बचत किस मद पर किए गए व्यय के बराबर। परिवार का बचत अगर देखें तो बचत दिया हुआ है 15%। आपको बस ये देख लेना है कि जो बचत 15% है तो और किस मद पर 15% ही खर्च हुआ है। तो और अगर देखा जाए तो एक आवास में देखिए आपको 15% दिख रहा है, तो इसका आंसर जो है वो आप आवास लिख लेंगे। तो यहाँ हम लोग आवास कर लिए और ये आवास जो है वो आपके विकल्प बी में दिया हुआ है, तो 68 का आंसर भी हो गया। 68 के बाद अब हम लोग 69 नंबर में चलें। कहता है वस्त्र बच्चों की शिक्षा तथा परिवहन पर किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता कितनी है। वस्त्र बच्चों की शिक्षा, तो वस्त्र को अगर देखा जाए वस्त्र 10% है और उसके बाद बच्चों की शिक्षा 12% है, तो 10 में 12 को जोड़ेंगे 22 होगा और प्लस में 5 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। 10 प्लस 12 प्लस 5, तो 10 प्लस 12 प्लस 5 मौखिक ये सब कर सकते हैं, ये 27% हो जाएगा और ये 27% आपके विकल्प डी में है, तो आंसर बनाएंगे डी को। इसके बाद अगर चलें तो 70 नंबर में चलते हैं हम लोग। तो 70 नंबर कहता है देखिए यदि परिवार की कुल व्यय इतना तो भोजन पर कितनी धनराशि खर्च की गई। भोजन का अगर देखें तो 23% दिया हुआ ही है, तो 1,50,000 का 23% निकाल देना है। तो 1,50,000 का 23% निकालेंगे। परसेंट के लिए 00 तो कट ही जाएगा, 2 जीरो देखिए बचेगा। 15 गुणा 3 45 रेस 4 हो जाएगा। 30 और 4 34 कर लेंगे, आंसर 34,500 रुपये आ जाएगा और ये विकल्प डी में मौजूद है, तो आंसर लिखेंगे डी नंबर। इसके बाद अगर देखा जाए तो अब हम लोग बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में। 71 देखिए कहता है एक वृत्त जिसका व्यास ए बी है कि परिधि पर 2 अन्य बिंदु सी तथा डी हैं। एक आपको सर्किल दे रहा है, इसके व्यास का नाम आपको ए बी दे रहा है, साथ ही साथ कह दिया कि इसके परिधि पर सी और डी कोई बिंदु है, 2 बिंदु है। यहाँ हम लोग सी और डी कोई बिंदु करते हैं और इसको इस तरीके से मिला भी देते हैं। फिर कहा गया है कोण एंगल बी सी डी बराबर 140। एंगल बी सी डी, ये एंगल देखिए हम लोगों को 140 दिया हुआ है और निकालना है हम लोगों को एंगल डी बी ए का मान। एंगल डी बी ए ये देखिए यहाँ से अगर चलें तो ये हम लोगों का जो एंगल हुआ यही डी बी ए हो गया। ये अगर 140 है ये 40 हो जाएगा। कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल जो होता है वो 180 होता है उसका सम, तो ये अगर 140 है तो यहाँ 40 हो जाएगा। और ये हम लोगों का देखिए सेमी सर्किल का कोण हो गया, तो यहाँ हम लोगों का 90 है और जब ये 90 है और ये 40 है और ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम आपका 180 हो जाता है। तो एंगल डी बी ए अगर निकालेंगे तो ये देखिए हम लोगों का 90 में 40 को घटा देंगे 50 डिग्री हो जाएगा और ये 50 डिग्री विकल्प सी में है, तो आंसर हम सी को बना लेंगे। 72 में अगर चला जाए कहता है एक वृत्त जिसका केंद्र O है का व्यास PQ है। आजा फिर एक सर्किल का देखिए क्वेश्चन दे रहा है हम लोगों को, कहता है एक और इसमें अगर देखा जाए तो वो इसके सेंटर नाम दे रहा है। फिर कहता है कि इसका जो व्यास है वृत्त पर 2 बिंदु R और H है, व्यास PQ है। पहले तो यहाँ व्यास PQ कर लें। व्यास आप कहीं से भी इधर से ले ले, इधर से ले ले, जहाँ से भी चाहे ले सकते हैं। ये देखिए हम लोगों का O कर लेते हैं, यहाँ P कर लेते हैं, यहाँ Q कर लेते हैं, ये व्यास हो गया। फिर कहा जा रहा है हमसे कि R तथा S वृत्त पर 2 बिंदु R तथा S है जो कि एक कोण ROS बराबर 36 डिग्री। R और S 2 बिंदु है। मान लें यहाँ कोई बिंदु R ले लेते हैं हम लोग, यहाँ कोई बिंदु S ले लेते हैं हम लोग।
आर और एस है। और फिर हम लोगों को कहा जा रहा है कि एंगल आर ओ एस बराबर 36 डिग्री, और फिर पी आर तथा क्यू एस को जोड़ दिया जाए। पी आर तथा क्यू एस इसको जोड़ लें, ये देखिए हम लोगों का क्यू एस हो जाएगा और ये हम लोगों का पी आर हो जाएगा। यहाँ कोई बिंदु का नाम भी दे दिया है, यहाँ देखिए कि टी पर मिल जाता है। इस प्रकार बना कौन, पी टी क्यू निकालना है। पी टी क्यू यानी इस एंगल का मान हम लोगों को चाहिए, और मान हमको जो दिया हुआ था वो आर ओ एस का दिया हुआ था, आर ओ और एस। ये एंगल का मान देखिए हम लोगों को दे रखा था, और ये एंगल हम लोगों को निकालना है कि वो कितने डिग्री का हो जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग चलें तो हम लोगों को जो आर ओ एस का मान दिया था, ये देखिए 36 डिग्री, ये आपको दिया हुआ था यहाँ 36 डिग्री। अब इसमें आ जाएं तो ये आप निकाल सकते हैं, ये सारा कोण यहाँ से ये हम लोगों का देखिए अगर डायमीटर हो जाता है तो फिर हम लोग इसको इस ट्रायंगल के भी प्रयोग से निकाल सकते थे। यहाँ से अगर जाते, इसको पहले छोड़, यहाँ से इक्वल पार्ट बना लें। ये अगर 36 हो जाएगा तो फिर ये एंगल पे पहले चर्चा कर लें, और ये एंगल पे ये देखिए ये तीनों मिला के 180 है, जिसमें एक 36 है, तो 180 में अगर आप 36 को घटा देते हैं तो ये बच जाएगा आपको 144, 6 4 10 और यहाँ 14 3 17 1 18 144। और 144 में अगर देखा जाए तो ये दोनों सेम अगर हो जाएगा, ये आपका 72 है और ये 72 है। और इस एंगल की अगर हम लोग बात करें तो ये एंगल उसी प्रकार जैसे इसको निकालते हैं वैसे आप इसको निकाल सकते हैं, और यहाँ से ऐसे इसको मिला भी दें आ जाए। तो ये एंगल पे अगर चर्चा किया जाए तो ये तीनों एंगल मिला के 180 है, जिसमें ये भी आपका रेडियस है और ये भी आपका रेडियस है, जो कि आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये अगर 72 है तो ये दोनों मिला के आपको 180 माइनस 72 कर लेंगे, वो 108 हो जाएगा। 108 अगर हो जाएगा तो ये आपका 54 हो जाएगा। 108 का आधा कर लेंगे, 108 प्लस 72 करेंगे 180 आएगा, जिसमें 180 में 72 घटा 108 का ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है वृत्त का और वो बराबर है। 108 का आधा कर दिए तो 54 हो गया। तो फिर ये एंगल देखिए हम लोगों को निकल जाएगा यहाँ से, और ये भी देखिए हम लोगों को पता है कि यहाँ हम लोगों का 54 हो गया। अब यहीं से इस ट्रायंगल में मान निकाल सकते हैं आप, बड़ा वाला में चलें तो ये हम लोगों का 54 है। उसी प्रकार ये भी देखेंगे तो ये भी 54 हो जाएगा, और 54 को अगर आप जोड़ते हैं तो आपका 108 हो जाएगा। बड़ा वाला ट्रायंगल में मेन ये हम लोगों को निकालना था, जो निकाल चुके हैं हम लोग, ये 54। अब इस ट्रायंगल पी क्यू टी में देखना है, तो ट्रायंगल पी क्यू टी में अगर आप देखेंगे तो आपका ट्रायंगल पी क्यू टी में अगर देखा जाए तो ये 54 है, ये 54 है, तो दोनों मिला के 108 हो गया। और ये एंगल अगर देखा जाए अब तो एंगल पी टी क्यू के लिए देखेंगे तो 180 और माइनस में कर लेंगे 54 प्लस 54। समझने के लिए चाहें तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 54 एंगल कौन सा है, ओ पी आर, और ये जो हम लोग लिखे वो कौन सा लिखे, एंगल ओ क्यू एस। अब यहाँ से कर लें तो ये 180 माइनस में 108 हो गया, और ये आपको 72 डिग्री आ गया। और ये 72 डिग्री जो है वो विकल्प ए में है, तो आंसर बनाएंगे ए। 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन में चलें। 73 देखिए हम लोगों को दे रहा है n का वह न्यूनतम मान जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तथा इतना के एचसीएफ में x सम्मिलित हैं। तो आ जाए, एचसीएफ कहने का मतलब कॉमन फैक्टर दोनों में होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 दे दिया है, इसको अगर हम लोग फैक्टराइज कर ले तो इसको माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 लिख सकते हैं। यहाँ x कॉमन होगा, x माइनस 4, फिर प्लस 1 कॉमन होगा तो x माइनस 4 होगा। तो एक करे x माइनस 4 और इनटू में x प्लस 1 लिखा जा सकता है। अब इसका वैल्यू केवल x का दोनों मान यहाँ पुट कर देना है, जो दूसरा हम लोगों का है x क्यूब और माइनस में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर
माइनस एन एक्स और माइनस 3। इसमें आपको पुट कर देना है, एक बार x के लिए 4 और एक बार x के लिए -1, दोनों वैल्यू निकल जाएगा और वहाँ से देख लेंगे कौन मिनिमम रिजल्ट दे रहा है। अगर 4 रखे यहाँ x बराबर 4 लेने पर तो देखिए ये 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, माइनस 16 गुना 2 32 हो जाएगा, माइनस ये देखिए 4x हो जाएगा और फिर -3 बराबर 0 करेंगे तो 4x बराबर 64 में 32 घटाएंगे 32 आ जाएगा, 32 में 3 घटाएंगे 29 हो जाएगा। तो x का मान निकल गया 29 और बटे में 4 से भाग लगाएंगे 7.25 और x के बदले अगर +1 रख लेते हैं आप तो +1 अगर रुक जाए x के बदले x माइनस तो x +1 बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो x बराबर -1 इधर हम लोगों को लेना होगा। x +1 बराबर 0 तो x का वैल्यू -1 लेंगे तो -1 लेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, यह फिर -2 आ जाएगा, माइनस माइनस तो ये +n हो जाएगा, -3 बराबर 0 हो जाएगा। n का मान देखें 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा तो n बराबर हम लोगों का 6, यहाँ 7.25 है और दूसरी जगह से 6 आ रहा है। आपको मिनिमम रिजल्ट पूछा गया है तो मिनिमम रिजल्ट हो जाएगा 6, जो कि आपको विकल्प बी में है तो आंसर बनाएंगे बी को। इसके बाद देखें तो फिर कहता है 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा एक विमान नदी के विपरीत किनारों पर अवनमन कोण 45 और 60 दिखता है। 200 मीटर की ऊंचाई पे देखिए एक विमान उड़ रहा है हम लोगों का। आ जाए यहाँ हम लोग देख लें इसको। आज 60-74 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एक विमान है, ये नदी का चौड़ाई है, एक बार इधर देखता है और एक बार ये इधर देखता है। यह विमान है, ये आपका 200 है, ये ले ले बी सी ले डी ले ले और एंगल देख लें। एंगल जो हम लोगों को दे रहा है, हाँ, अवनमन कोण जो दे रहा है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री का दे रहा है। तो ये 45 डिग्री कर ले, यहाँ 60 डिग्री कर ले, ये 60 हो जाएगा, फिर ये 45 हो जाएगा। 45 डिग्री में लंब और आधार देखिए बराबर होता है, यानी इसका मान निकालते तो ये भी 200 हो जाता। फिगर से रेशियो का बंटवारा डायरेक्ट फिगर से कर ले और वहाँ से निकालें। अब देखिए 60 डिग्री का मतलब होता है √3 और एक होता है लंब और आधार का रेशियो। तो ये 200 वाला जो √3 है तो इसके लिए 200 बटे √3 × 1 कर लेना है। अब निकाल लें, नदी की चौड़ाई लिखेंगे तो ये 200 था और प्लस में 200 बटे √3 है। 200 को आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 + 1/√3 हो जाएगा तो √3 + 1 आ जाएगा, नीचे में आपका √3 हो जाएगा। अब किस रूप से अगर डाटा मान लें आपको पॉइंट में दिया हुआ है तो पॉइंट में लगभग में मान यहाँ से निकालना होगा। इसके लिए पहले √3 से ऊपर नीचे आप गुना कर लें इसमें, तो ये 200 हो गया और प्लस में इसी को आप लिखते यहाँ से भाग लगाते तो ये हो जाता है आपका √3 से गुना करेंगे ऊपर नीचे दोनों जगह देखिए, इस रूप से इस रूप से भी, तो ये आपका आ जाएगा 3 + √3 और बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू रख दें 1.732 और इसमें 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 4.732 बटे में 3 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 1 ये 17 है तो 3 × 5 = 15, 23 है तो 3 × 7 = 21 और फिर 22 हो जाएगा। 3 × 7 = 21 लगभग में मान निकालें, यहाँ से गुना कर लें तो ये 0 0 7 × 2 = 14, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, रेस्ट 1 हो जाएगा 14 और 1 15 का 5 रेस्ट 1 हो जाएगा 30 और 1 31। तो ये देखिए लगभग में आपको 315.4 आ जाएगा और ये आंसर आप देख लें 315.4 विकल्प ए में दिया हुआ है। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो गया ए नंबर। इसके बाद अगर आप देखें हम लोग तो 74 के बाद 75 नंबर में चलते हैं हम लोग। 75 नंबर को देखते हैं। 75 जो हम लोगों को दे रहा है, कहता है √15 + √18 इतना से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है इसके लिए घटा दें, √12 + √18 में घटा देना है आपको। ये 75 नंबर में चला जाए, ये तो 74 नंबर था जिसका आंसर आया था। इसमें तो केवल घटाव देखिए करना है,
फिर दिया हुआ है √12 प्लस √18 इतना से कितना अधिक, तो √12 प्लस √18 में माइनस कर लें, दिया हुआ है 2√3 प्लस 2√2, 2√3 प्लस 2√2, 2√3 प्लस 2√2 आ जाए। अब इसमें 12 में अगर देखें तो यहाँ 4 गुना 3 हो जाता है, 4 गुना 3 अगर करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल अगर 2 हो गया तो ये 2√3 लिखा गया, और √18 तो 9 गुना 2 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे 3√2 होगा, माइनस फिर 2√3 है माइनस 2√2 है। यहाँ से अगर देखा जाए 2√3 कैंसिल हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये √2 रिजल्ट देगा, तो आंसर आप √2 आएगा, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। इस रूप से आंसर हो गया हम लोगों का सी। हम लोगों का आज का ये सेट डिस्कशन समाप्त होता है। सेट नंबर 11 का डिस्कशन हम लोग कर लिए। अब हम लोग मिलेंगे 12 में, तो वहाँ करेंगे। जिस रूप से भी क्वेश्चन को आपको बताया जाता है उसको बारीकी से सीखते जाएं, देखते जाएं। आगे हर एक सेट में वैसे कुछ क्वेश्चन फिर रिपीट होंगे, तो आपको रिमाइंड होता जाएगा कि इस रूप से प्रक्रिया था वहाँ, और यहाँ भी सर ने ऐसा ही बताया और उसी को आपको फॉलो करना है और आगे एग्जामिनेशन में यूज करना है। तो केयर से क्लास को ध्यान से देखते रहें, खास करके जो हम बोलते हैं, जो लिखते हैं, उस पर वो तो लिखा हुआ है ही, जहाँ नहीं समझ में आती है वो कुछ हम देखेंगे, लेकिन जितना चीज़ हम बोलते हैं उस पर आप ध्यान दें, उसको गौर से सुनें और ध्यान से सुन के उसी प्रकार काम करने का प्रयास करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग सेट 12 के डिस्कशन में।